हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यूस और बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3 साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ें, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। यदि हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता तो हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। यदि हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता तो हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है। प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन सबसे बड़ी बाधा है। किसी निश्चित काल का निरूपण का अभाव। सौभाग्य से सिक्कों, अभिलेखों और स्मारकों के रूप में इस काल की विद्यमान अवशेषों से इस कमी की भरपाई हो गई है। यदि हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता तो हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। और प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है किसी निश्चित काल निरूपण का अभाव। सौभाग्य से सिक्कों या अभिलेखों और स्मारकों के रूप में इस काल के विद्यमान अवशेषों से इस कमी की भरपाई हो गई है। हमारे पास अतीत के क्रमबद्ध दस्तावेज नहीं है। हमारे पास अतीत के क्रमबद्ध या दस्तावेज नहीं है। अतीत में जो हुआ वह हमारे पास उसके दस्तावेज नहीं है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ कुछ नष्ट हो गए हैं। जो भी हैं, जैसे दरबारी कवियों की रचनाएं एवं विदेशी विवरण, उनमें पूर्व गिरह और अतिरंजना हो गए हैं। जो हैं जैसे दरबारी कवियों की रचनाएं एवं विदेशी विवरण, उनमें पूर्व गिरह और जो भी दरबारी कवियों की रचनाएं एवं विदेशी विवरण, उनमें पूर्वग्रह और अतिरंजना होने के कारण उस काल का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं हो पाया। यहीं पर अतीत के विद्यमान अवशेष इतिहासकारों को उस समय की घटित घटनाओं का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में मदद करते हैं। जो भी जैसे दरबारी कवियों की रचनाएं एवं विदेशी विवरण, उनमें पूर्वग्रह और अतिरंजना होने के कारण उस काल का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं हो पाया है। यहीं पर अतीत के विद्यमान अवशेष इतिहासकारों को उस समय की घटित घटनाओं की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात है, पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों के ऊपर प्रधानता दी जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखक ब्यौरा अनिश्चित है। साथ ही समय समय पर आए उनके विभिन्न समीकरणों और व्याख्याओं से उनमें निरंतर संशोधन होते रहे हैं। साहित्य घटनाओं मूल रूप में विवरण देने के बदले लेखक के मन पर उनकी द्वारा छोड़ी गई छाप और उसके अपने ढंग से किए गए अर्थ निरूपण का ब्यौरा देते हैं। ऐसे में उनकी व्याख्या करते हुए ये बिल्कुल जरूरी नहीं हो जाता कि लेखक के नज़रिए का ख्याल रखा जाए। पुरातात्विक स्रोत, जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात है, पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों के रूप में प्रधानता दी जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखक ब्यौरा अनिश्चित है। साथ ही समय समय पर आए उनके विभिन्न समीकरणों और व्याख्याओं से उनमें निरंतर संशोधन होते रहे हैं और संगठित साहित्य घटनाओं में मूल रूप में विवरण देने के बदले लेखक के मन में उनके द्वारा छोड़ी गई छाप और उसके अपने ढंग से किए गए अर्थ निरूपण का ब्यौरा देते हैं। ऐसे में उनकी व्याख्या करते हुए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि लेखक के नज़रिए का ख्याल रखा जाए, पुरातात्विक साक्ष्य हमें कालक्रम संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। और प्राचीन स्थलों के खंडरों के इस तरह के सावधानी पूर्वक अध्ययन से हमें अनेक काल और निर्धारण से बहुमूल्य सहयोग मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ और अरिकामोंडू इत्यादि ऐसे स्थलों की खुदाई हमारे अतीत संबंधी ज्ञान को न केवल पुख्ता किया है अपितु उसे बढ़ाया भी है। पुरातत्व प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल संबंधी जानकारियों का एकमात्र स्रोत है। ये हमें भारतीय सभ्यता का विकास को जानने में सक्षम बनाता है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें कालक्रम संबंधी समस्याओं को हल करने में भी मदद करते हैं और प्राचीन स्थलों के
स्थलों के खंडरों के स्तर और सावधानी पूर्वक अध्ययन से हमें अनेक काल निधन के बहुमूल्य सहयोग मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला, नालंदा जैसे इत्यादि स्थलों की खुदाई हमारे अतीत संबंधी ज्ञान न केवल पुख्ता करती है बल्कि अपितु उसे बढ़ाया भी है। पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल संबंधी जानकारियों का एकमात्र स्रोत है। ये हमें भारतीय सभ्यता के विकास को जानने में सक्षम बनाता है। ये हमें भारतीय इतिहास को जानने में सक्षम बनाता है। और भवनों, स्मारकों एवं अन्य पुरावस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति की एक स्पष्ट तस्वीर उकेरता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिलालेख। शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी हमारे ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास का संबंधी हमारे ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, पुरालेख साक्ष्य कहा जाता है। पत्थर के टुकड़ों, खंभों, चट्टानों, तांबे की प्लेटों, इमारतों, दीवारों इत्यादि पर उत्कीर्णन किए गए शिलालेख ना तो आसानी से जल्द खराब होते हैं और ना ही इतनी आसानी से उनके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास हमारे ज्ञान के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं और शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। पत्थर के टुकड़ों, खंभों, चट्टानों, तांबा की प्लेटों, इमारत की दीवारों इत्यादि पर उत्कीर्णन किए गए शिलालेख ना तो आसानी से जल्दी खराब होते हैं और ना ही इतनी आसानी से इसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। अधिकांश शिलालेख इसमें किसी की याद में स्मरण भाव या दान से संबंधित हैं। ये शिलालेख कुछ खासा निजी या सार्वजनिक घटनाओं का स्मरण दिलाते हैं अथवा कुछ इमारतों या छवियों को संप्रेरित हैं या भूमि अनुदान का गवाही देते हैं का स्मरण दिलाते हैं अथवा कुछ इमारतों का छवियों को संप्रेरित हैं या भूमि अनुदान की गवाही देते हैं। हालांकि इन पर तिथियों का निश्चित और स्पष्ट ब्यौरा नहीं मिलता है। हालांकि इन पर तारीखों का ब्यौरा नहीं मिलता, लेकिन इन आलेखों के बदलते हालांकि न ही इन पर तिथियों का निश्चित और स्पष्ट ब्यौरा मिलता है ना कि, लेकिन इन आलेखों के बदलते चरित्र शिलालेख की अनुमानित उम्र का निर्धारण करने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। ये समकालीन भाषा की भी जानकारी देते हैं। ये अनेक भाषाओं जैसे पाली, प्राकृति, संस्कृति, तमिल, तेलुगु इत्यादि में लिखे गए हैं। किन किन भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृति, संस्कृति, तमिल, तेलुगु इत्यादि में लिखे गए हैं। ये अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर शिलालेख प्राकृति में लिखे गए हैं। गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर शिलालेख प्राकृति में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों में दो प्रकार की लिपियां हैं। जो गुप्त काल में शिलालेख लिखे गए हैं वे ब्राह्मण और खरोष्टी का प्रचलन था। जब कौन सा प्रचलन था? ब्राह्मण और खरोष्टी का प्रचलन था। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मण लिपि और थोड़े से ही खरोष्टी जो इमाराइक भाषा में उत्पन्न थी और सिमेटिक वर्णमाला में मिलती जुलती लिपि थी में अंकित है। ज्ञात शिलालेखों में अशोक के आदेश पत्र संवैधानिक प्राचीन हैं। ये राजकीय आदेश हैं जो सामाजिक, धार्मिक और प्रशासकीय व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लेख करते हैं। चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्णन अशोक के शिलालेख केवल हमें धर्मन्यायता के उसके कानून के बारे में नहीं बताते, बल्कि इसकी बदौलत हम उसके साम्राज्य के विषय में किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। इनसे हमें अशोक की धार्मिक नीति, धर्म प्रकाशीय तंत्र, उसके निजी चरित्र, शिक्षा व्यवस्था के स्तर, प्राचीन भाषाओं और दूसरे देशों से अशोक के संबंधों का पता चलता है। कौमावेश ये मौर्यकालीन कला पर भी प्रकाश डालते हैं। ये ज्यादातर प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में अंकित हैं। उत्तर पश्चिम के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। ज्ञात शिलालेखों में अशोक के आदेश पत्र सर्वाधिक प्राचीन है। ज्ञात शिलालेखों में अशोक के आदेश पत्र संवैधानिक प्राचीन है। ये राजकीय आदेश हैं जो सामाजिक,
धार्मिक और प्रशासकीय व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लेख करते हैं। चट्टानों और स्तंभों पर उत्कर्णीय अशोक के शिलालेख केवल हमें धर्म रामायणता के उसके कानून के बारे में नहीं बताते, बल्कि बदौलत हम उसके साम्राज्य के विषय में भी किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। इनसे हमें अशोक की धार्मिक नीति, धर्म नीति, प्रशासकीय तंत्र, उसके निजी चरित्र, शिक्षा व्यवस्था के स्तर, प्राचीन भाषाओं और दूसरे देशों से अशोक के संबंधों का भी पता चलता है। इसे जो ये शिलालेख लिखे गए हैं उससे हमें क्या पता लगता है कि अशोक ने क्या क्या चीज़ अपनाई, क्या क्या उसने धर्म अपनाया और क्या उसने शिक्षा के बारे में किया, शिक्षा की क्या क्या नीतियाँ अपनाई उसने, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। मौर्यतर और गुप्तकालीन शिलालेखों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। मौर्यतर और गुप्तकालीन शिलालेखों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, राजकीय और निजी। राजकीय अर्थात आधिकारिक शिलालेख आमतौर पर शाही उपलब्धियों को दर्ज करने और दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें प्रशासित के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख परिस्थितियां हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और बड़े अधिकारी हरिशेन द्वारा अशोक स्तंभ पर लिखी गई उसकी प्रयोग परिस्थिति, खारवेल पर लिखी हाथी गुफा, प्रशासित गौतमी बालकश्री की नासिक प्रस्थित, रंध्र दमन की गिरनार प्रसिद्ध चालुक्य शासक, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल, प्रशासित गुप्त राजा समुद्रगुप्त के नासिक प्रसिद्ध वगैरह। मौर्यतर और गुप्तकालीन शिलालेखों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, राजकीय और निजी। राजकीय अर्थात आधिकारिक शिलालेख आमतौर पर शाही उपलब्धियों को दर्ज कराने और दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं। राजकीय अर्थात आधिकारिक शिलालेख आमतौर पर शाही उपलब्धियों को दर्ज कराने और दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें प्रशासित के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख परिस्थितियां हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और बड़े अधिकारी हरिशेन द्वारा अशोक स्तंभ पर लिखी गई उसकी प्रयोग प्रस्तुति, खारवेल पर लिखी गई हाथी गुफा, प्रशासित गौतमी बालकश्री की नासिक प्रस्थित, रंध्र दमन की गिरनार प्रस्थित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल, प्रशासित गुप्त राजा स्कंदगुप्त की नासिक प्रसिद्ध वगैरह। और ताम्र अभिलेख भी भारी तादाद में उपलब्ध है। इनमें विभिन्न शासकों द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। ये दान की गई भूमि के क्षेत्रफल और तिथि का भी विवरण देते हैं। इनमें से कुछ दानी राजा की उपलब्धियों का भी गुणगान गाते हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी या स्थानीय अधिकारों द्वारा खुदवाए गए शिलालेख मिलते हैं, जो कई राजाओं का नाम, उनके राज्यों की सीमाओं और यदा कदा अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी तारीखों का भी जिक्र करते हैं। ताम्र अभिलेखों की भारी तादाद में उपलब्ध है और इनमें विभिन्न शासकों द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। ये दान की गई भूमि का क्षेत्रफल और तिथि का भी विवरण देते हैं। इनमें से कुछ दानी राजा की उपलब्धियों का भी गुणगान करते हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी या स्थानीय अधिकारों द्वारा खुदवाए गए शिलालेख मिलते हैं, जो कई राजाओं का नाम, उनके राजाओं की सीमा द्वारा यदा कदा अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके तारीखों का भी जिक्र करते हैं। राजकीय की तुलना में निजी शिलालेखों की तादाद काफ़ी अधिक है। वे ज़्यादातर मंदिरों या पत्थर या धातु की छवियों का उत्कर्णीय है। ये हमें अलग अलग समय और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास के दौरान मंदिरों का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की तिथियों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार इन शिलालेखों से कला और धर्म के विकास का पता लगाने और किसी भी विशिष्ट अवधि में सामान्य शर्तों पर निर्धारण करने में बहुत मदद मिलती है। राजकीय की तुलना में निजी शिलालेखों की तादाद काफ़ी अधिक है। वे ज़्यादातर मंदिरों या पत्थरों या धातुओं की छवियों का उत्कर्णीय हैं। ये हमें अलग अलग समय और क्षेत्र भाषाओं के विकास के दौरान मंदिरों का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की तिथियों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार इन शिलालेखों से कला और धर्म के विकास का पता लगाने और किसी भी विशिष्ट अवधि में सामान्य शर्तों का
निर्धारण करने में बहुत मदद मिलती है। सातवाहनों का इतिहास मुख्यतः अभिलेख आधारित है। सातवाहनों का इतिहास मुख्यतः अभिलेख आधारित ही है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के शासकों यथा पल्लव, चालुक्यों, चोल और पांड्य द्वारा खुदवाए अभिलेखों से अनेक ऐतिहासिक तथ्यों और क्रमश उनके साम्राज्यों के विषय में जानकारियां मिलती हैं। यदि सातवाहनों का इतिहास मुख्यतः अभिलेख पर आधारित है, इसी प्रकार दक्षिण भारत के शासकों यथा पल्लव, चालुक्यों, चोल और पांड्य द्वारा खुदवाए गए अभिलेखों से अनेक ऐतिहासिक तथ्यों और क्रमश उनके साम्राज्यों के विषय में जानकारियां मिलती हैं। भारत के बाहर पाए गए कुछ अभिलेख भारत के विदेशी संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। भारत के बाहर पाए गए कुछ अभिलेख भारत के विदेशी संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि उसने अपने धर्म प्रचारकों को वर्मा, श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, मैसिडोनिया, ग्रीस और हिमालय प्रदेशों में भेजा था। भारत के बाहर पाए गए कुछ अभिलेख भारत के विदेशी संबंधों का प्रकाश डालते हैं और अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि उसने अपने धर्म प्रचारकों को वर्मा, श्रीलंका और मिस्र, सीरिया, मैसिडोनिया, ग्रीस और हिमालय प्रदेशों में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्का। अभिलेखों के साथ साथ सिक्का मुद्रा भी प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से भरी मात्रा में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। अभिलेखों के साथ साथ सिक्के, मुद्रा भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातत्व स्रोत है। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से भरी मात्रा में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जो हमें गुप्त काल 6वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यद्यपि मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य अभिलेखों साक्ष्यों से अपेक्षित कम महत्वपूर्ण है, किंतु भारतीय अतीत की विभिन्न अवधियों से प्रमाणिक स्रोत हैं। इनमें मोटे तौर पर दो अवधियों में बांटा जा सकता है। मौर्य काल के पहले काल का और मौर्यों के बाद का काल। मौर्य काल से पहले के सिक्के सामान्य दो प्रकार के हेरू छापे वाले आहत सिक्के या सांचे में ढले सिक्के। ये किसी एक तरफ दोनों प्रकार के राज्यों और राजतंत्र, गणतंत्र तथा निजी व्यापार संघों, नगर निगमों और अन्य छोटे निजी निकायों द्वारा निर्गत किए जाते थे। यद्यपि मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य अभिलेख साक्ष्य से अपेक्षित कम महत्वपूर्ण है, किंतु भारतीय अतीत की विभिन्न अवधियों के प्रमाणिक स्रोत हैं। इन्हें मोटे तौर पर दो विभिन्न अवधियों में बांटा जा सकता है। मौर्यों के पहले काल और मौर्यों के बाद का काल। मौर्यों से काल से पहले सिक्के के सामान्यतः दो प्रकार के हेरू छापे वाले आहत सिक्के या सांचे में ढले सिक्के। ये किसी एक तरफ दोनों प्रकार के राज्यों और राजतंत्र और गणतंत्र तथा निजी व्यापारियों और व्यापार संघों, नगर निगमों और अन्य छोटे निजी निकायों द्वारा निर्गत किए जाते थे। आरंभिक सिक्के जिनमें अधिकतर चांदी और थोड़े कम तांबे से बने थे। छापे वाले सिक्के आहत सिक्के थे जिनके अग्र भाग पर कोई आकृति या प्रतीक बना होता था और विपरीत पार्श्व पर छापे का चिन्ह, लेकिन इन सिक्कों पर कोई आलेख या शीर्षक नहीं होता था। आगे हमें सांचे में ढले तांबे के सिक्के और प्रतीकों वाले आहत सिक्के मिलते हैं, जो इन आकृतियों वाले सांचे में पिघलाया हुआ धातु डालकर बनाए जाते थे। यूनानी आक्रमण के बाद ही हमारे यहाँ के सिक्के राजाओं को स्पष्ट नाम से मिलते हैं। यूनानी आक्रमण के बाद हमारे यहाँ के सिक्कों पर राजाओं का स्पष्ट नाम मिलते हैं। मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य बैक्ट्रियन, पार्थियन, ग्रीस, कुषाण इत्यादि के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सिक्कों पर शासकों के चित्र और नाम अंकित हैं।
भरी संख्या में शक शासकों को सिक्कों पर शंख पंचांग के अनुरूप तारीखों का उल्लेख है, जो इतिहासकारों का न केवल उनकी वंशावली निर्धारण अपितु उनके कालक्रम तय करने में भी मदद करते हैं। इसके बाद कुषाण और गुप्त शासकों के भी ढेरों स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध हैं। कुषाणों ने द्विभाषाई यूनानी और खरोष्टी अभिलेख की परंपरा को जारी रखा, लेकिन उनके सिक्कों पर भी ईरानी और भारतीय प्रभाव देखे जा सकते हैं। गुप्त काल के बाद सिक्कों की संख्या काफी सीमित है। महान शासक हर्ष या अन्य राजवंशों जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार पर इत्यादि के राजाओं ने, जिन्हें निश्चय ही अज्ञात कम परिचित नहीं माना जा सकता, के सिक्के या तो ज्ञात नहीं है या तो बहुत कम है। या अन्य राजवंशों जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल इत्यादि के राजाओं, जिन्हें निश्चित ही अज्ञात कम परिचित नहीं माना जा सकता, के सिक्कों या तो ज्ञात नहीं थे या बहुत कम के हैं। सिक्कों ने हमें अपने समय जब वे जारी किए गए थे कि आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों के आंकलन में परोक्ष रूप में मदद करने के अलावा विभिन्न शासकों के नाम और उनके काल निर्धारण में भी हमारी सहायता की है। कुछ इतिहासकारों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की वैज्ञानिक जांच द्वारा अलग अलग समय पर भारत की आर्थिक स्थिति पता लगाने का प्रयास किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने जांच द्वारा अलग अलग समय पर भारत की आर्थिक स्थिति पता लगाने का प्रयास किया है। सिक्के हमें शासकों के व्यक्तित्व, गुण और आराध्य देवताओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्के हमें शासकों के व्यक्तित्व, गुण और आराध्य देवताओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्के हमें एक शासक के साम्राज्य की सीमा के बारे में एक निर्णय तक पहुंचाने के अलावा इसके इस तरह के लेखन की कला, धातु उत्खनन की कला का एवं अनेक कला शिल्प एवं उसके विकास के बारे में भी सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्के विभिन्न भारतीय राज्यों दोनों राजतंत्रीय और गणतंत्रीय जो प्राचीन काल के दौरान मौजूद थे के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। पांचाली, मालवा आदि के मित्र शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण और उनके सिक्कों के दम पर ही संभव हो पाया है। इसके अलावा सिक्के विभिन्न भारतीय राजाओं द्वारा दोनों राजतंत्रीय और गणतंत्रीय जो प्राचीन काल के दौरान मौजूद थे के बारे में हमारी जानकारियों का प्रमुख स्रोत हैं। पांचाल और मालवा आदि के मित्र के शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण और उनके सिक्कों का दम पर ही हम संभव हो पाए हैं। अतः कई मान्यों में सिक्के साहित्य के माध्यम से प्राप्त जानकारियों का पूरक हैं। कई बार सिर्फ सिक्के की बदौलत उन शासकों का पता चलता है जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप हमारे साहित्य में केवल 3 से 4 भारतीय ग्रीक शासकों का जिक्र हुआ है, जबकि 2 शताब्दियों तक ऐसे 33 राज्यों ने भारत पर शासन किया है। अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त भी भवन, मांद्र, भांड, पत्थर की मूर्ति इत्यादि उपलब्ध हैं, जो हमें भारतीय इतिहास और कला के विकास की जानकारी देते हैं। अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न भवन, मांद्र, भांड, पत्थर की मूर्तियां इत्यादि उपलब्ध हैं, जो हमें भारतीय इतिहास और कला के विकास में जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि आर्यों के बहुत पहले ही सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। प्राचीन स्थलों जैसे तक्षशिला, सारनाथ के मठों की व्यवस्थित खुदाई से बौद्ध जीवन की पद्धति का पता चलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से हमें पता चलता है कि आर्यों के बहुत पहले से ही सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। प्राचीन स्थलों जैसे तक्षशिला, सारनाथ के मठों की व्यवस्थित खुदाई से बौद्ध जीवन की पद्धति का पता चलता है। दक्षिण भारत में पत्थर के बने मंदिर और पूर्वी भारत में ईंट से बने मठ अभी भी अतीत के महान निर्माण गतिविधियों की याद दिलाते हैं। महापाषाण दक्कन में लोहा युग और उसके बाद के काल की जीवन पद्धतियों को
उजागर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नगर और स्मारक। पुरातात्विक स्रोत के सार्वजनिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पुरातात्विक स्रोत के सार्वजनिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। खुदाई में बड़ी संख्या में मिले नष्ट नगर जिनमें भारी संख्या में स्मारक उपलब्ध हैं। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों और उपनगरों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हेरू बिहार में राजगीर, प्राचीन राजगृह, नालंदा, बोध गया, पाटलिपुत्र के कुछ हिस्से इत्यादि। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के पेशावर, प्राचीन पुरुषपुर, तक्षशिला इत्यादि। बंगाल के पहाड़पुर, महानस्थन, पुंडवर्धन, कोटिवर्ष इत्यादि। मध्य प्रदेश में वृक्ष, पद्मावती, उज्जैन, सांची इत्यादि। राजस्थान में बेराट, संभर और कारकोट नगर इत्यादि। गुजरात में लागनाज, हरिलपेर, पाटन, अमरेली इत्यादि। दक्कन में कोंडापुर इत्यादि। मैसूर में चंदावली, ब्रह्मगिरी इत्यादि। आंध्र में अमरावती, नागार्जुन कोंडा इत्यादि। मद्रास में विरामपट्टनम इत्यादि। उत्तर प्रदेश में मथुरा, बनारस, सावसित्ती और कौशाम्बी, हई क्षेत्र, हस्तिनापुर इत्यादि। कश्मीर में परिहासपुर, अवंतीपुर और मातंड इत्यादि। इस संदर्भ में भारत में ब्रिटिश राज के पार्वती काल में सिंध के मोहनजोदड़ो और चन्हौदड़ो, पंजाब के हड़प्पा में की गई खुदाई से प्राप्त प्राक आर्य सिंधु घाटी की सभ्यता विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आजादी के बाद काल में विस्तरणीय उत्खनन से पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान और दक्कन में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं। मेहरगढ़ की खुदाई भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेहरगढ़ की खुदाई भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि कोची के समतल मैदान बलूचिस्तान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युग का एकमात्र ज्ञात अधिवास स्थल है जो ईसा के लगभग 7000 वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट पॉइंट इज विविध अन्य अवशेष। ये कहाँ है? मध्य एशिया के कई हिस्सों में चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि स्थलों से उत्खनन द्वारा भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला के अवशेष, बौद्ध मंडों और स्तूपों के भग्नावशेष, हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं और भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखित हैं। पांडुलिपियां प्राप्त भी हुई हैं। और क्या प्राप्त हुई हैं? पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई हैं। कंबोडिया के अंकोरवाट और जावा के बोरोबुदुर से प्राप्त अवशेष इन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के द्योतक हैं। भवनों, स्मारकों एवं अन्य कलाओं की वैज्ञानिक जांच से प्राचीन समय में समकालीन सामाजिक और धार्मिक हालातों का ब्यौरा मिलता है। अजंता और एलोरा के विभिन्न चित्र, बुद्ध के अनेक प्रतिमा, सिंधु घाटी के मानदंड इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्राचीन भारत कला दाक्षिणता के प्रदर्शित करते हैं और प्राचीन संस्कृति की खोज में हमारी मदद करते हैं। झांसी और कानपुर के निकट भीतर गांव में देवगढ़ का मंदिर गुप्तों के कला स्थापत्य पर प्रकाश डालते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक युग के भी अवशेष पाए गए हैं। इन अवशेषों से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी पाषाण युग के दौरान भारत में मौजूद था। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य भी पाषाण युग के दौरान भारत में मौजूद था। बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा, यमुना और दोआब मध्य भारत का दक्षिण भारत से लोहा युग के अवशेष मिले हैं, जिनसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग काल के दौरान लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का पता लगता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।